गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे उच्चारण स्थानानि। उच्चारण स्थानानि संस्कृते अष्ट उच्चारण स्थानानि सन्ति। संस्कृत में 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं, जिसमें सबसे पहले है कंठः, ओष्ठौ, दंताः, नासिका, तालुः, मूर्धा, जिह्वामूलम और उरः। कहीं कहीं पर 7 उच्चारण स्थान माने हैं, उरः को नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 8 लिए हैं। 8 उच्चारण स्थान है। अब इसमें आप कंठः, कंठ जो गले में है, ओष्ठो लिप्स होठ, दंताः दांत, नासिका। अब यहाँ डाउट आता है तालु और मूर्धा में। तालु और मूर्धा क्या होता है? हम उच्चारण करेंगे च और उच्चारण करेंगे ट। जहाँ पर च के लिए जीभ टच हो रही है वो तो है तालु, और जहाँ पर ट के लिए जीभ टच हो रही है वो है मूर्धा। च ट उच्चारण कीजिए, च फिर ट। जहाँ पर च के लिए टच हुई वो है तालु, और जहाँ पर ट के लिए टच हुई वो हुई मूर्धा। अब जीवा मूल जीवा और उरह, उरह का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है हृदय। यहाँ पर अगर हम अर्थ ले सकते हैं तो वायु जो बाहर आती है या हम अंदर खींचते हैं उसको नियंत्रित करती है। इस तरह से 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। संस्कृत में 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अब किस उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं वो हम देखेंगे आगे। कि कंठ, कंठ से कौन कौन से वर्ण होते हैं? अ, आ, क वर्ग। क वर्ग का तात्पर्य क, ख, ग, ग, ङ। इस तरह से उच्चारण स्थान। अब कंठ से उच्चारण स्थान कैसे? जैसे हम उच्चारण करते हैं अ, आ, तो आप देखोगे ध्वनि कंठ से आ रही है। क, ख, ग, ग, ङ। इसको नाक से उच्चारित करना होता है। यूँ पंचम वर्ण होता है, ये नाक से उच्चारित होता है। तो इस तरह से जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, इनकी ध्वनि कंठ से आती है। इसके साथ ह, और जो विसर्ग होगा, जिस वर्ण के साथ विसर्ग होगा उसकी ध्वनि भी कंठ से आएगी। अब इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है, इसीलिए इनको कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। सेकंड हम देखेंगे तालु। तालु से उच्चारण होते हैं ई। जो वायु जो निकल के ऊपर तालु के टकराती है, जैसे च वर्ग। च वर्ग में आप देखोगे जीवा टच होगी च, छ, ज, झ, या और य, श। ये जो इनका उच्चारण स्थान है वो तालु है और इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट आता है मूर्धा। मूर्धा से होते री, बड़ी री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसीलिए इनको मूर्धन्य भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है दंता। जब भी हम इनका उच्चारण स्थान करेंगे तो जीभ जो है दांत के टच होगी। कैसे? लरी, लरी, त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। इनका उच्चारण करते हैं तब जीवा जो है दांतों के टच होती है, इसीलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। ल और स इसी में आते हैं। नेक्स्ट आता है ओष्ठौ। ओष्ठौ जिससे वर्ण उच्चारित होते हैं ऊ और बड़ा ऊ। जब भी हम ऊ उच्चारित करते हैं लिप से एक सर्कल बनाते हैं, होठ से एक सर्कल बनता है ऊ। फिर प वर्ग बनता है प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण जब भी करते हैं तो हमारे दोनों लिप्स टच होते हैं और फिर दूर होते हैं। प, फ, ब, भ, म। इसीलिए इनको कहते हैं ओष्ठो। ओष्ठ से उच्चारित होते हैं और इनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट आता है नासिका। जो भी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है ये सब नासिका से उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए नाक से ध्वनि आती है, जैसे या, म, ग, ण, न और म। इसमें म 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर हम उच्चारण स्थान करें या, म, ग, न। ये पांचों पंचम वर्ण है और इनका उच्चारण नाक से होता है। इसी के साथ इनके जो वर्ग के साथ जो वर्ण उच्चारित होते हैं तो इनके 2 उच्चारण स्थान हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ का लेता हूँ, यहाँ किस में आता है? तालु में भी आता है यहाँ पर, तो इसका तालु भी उच्चारण स्थान है, प्लस इसके साथ ध्वनि नाक से देते हैं, इसीलिए इनके 2 उच्चारण स्थान हो गए, तालु और नासिका। इस तरह से जो भी पंचम वर्ण है वर्ग के साथ उनका उच्चारण स्थान है वो भी उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। और इनको जब उच्चारित करते हैं तो नाक से ध्वनि आती है, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। इनको नासिक के वर्ण भी कहते हैं और इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है
ए और ऐ, इनका जब उच्चारण करते हैं तो दो उच्चारण स्थान काम आते हैं, कंठ और तालु। जैसे ए ऐ, जब भी हमने उच्चारण किया तो ध्वनि कंठ से आती है, लेकिन वायु तालु के जाकर टकराती है, इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और तालु। नेक्स्ट आता है कंठोष्ठ, जैसे ओ और औ, ओ और औ, जैसे हमने इनका उच्चारण किया तो ओ लिप्स इसमें है, ओष्ठ ओर से सर्कल बनता है और ध्वनि कंठ से आती है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो ओ और औ। फिर बात करते हैं व की, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। जब भी हम व बोलेंगे तो हमारे दांत जो है नीचे वाले लिप के टच होगा व। जैसे हम उच्चारण करेंगे व, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया एक तो दंत और एक ओष्ठ, क्योंकि जब उच्चारण करेंगे व तो दांत जो है लिप्स के टच होते हैं। अब एक अलग से बात है जीवा मूलम। जीवा मूल्य दो वर्ण माने गए क और ख। अब यहाँ पर मैंने एक बात छोड़ दी थी कि उपदमानीय प फ और जीवा मूल्य क ख, इनका क्या रोल होता है। इसमें ये होता है उपदमानीय प फ, उसे कहते अगर विसर्ग किसी भी शब्द में पहले विसर्ग है उसके बाद प फ आता है तो उनको उपदमानीय प फ कहा जाता है। इसी प्रकार से विसर्ग के बाद यदि क और ख आता है तो उन्हें जीवा मूल्य क और ख कहते हैं। ये जो मैंने साइन बनाए हैं ये उपदमानीय और जीवा मूल्य के साइन होते हैं। अगर अलग से कभी इन वर्ण को दर्शाते हैं तो इनसे पहले ये साइन आता है और उसके बाद इन वर्ण को लिखा जाता है प और फ। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे पास तीन स हैं। सबसे पहले श, फिर श और फिर स। इन तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। इन तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग कैसे, जैसे इसका होता है तालु, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा और इसका होता है दंतः। तो ये तीन स, इन तीनों में अंतर ये है, इसे तालव्य स कहते हैं। आप देखोगे ये च वर्ग के साथ आता है ये श, तो इसको कौन सा स कहेंगे, तालव्य स। ये किसके साथ आता है, मूर्धा, तो ये मूर्धन्य स। और ये आता है त वर्ग के साथ और ये दंत्य स कहलाता है। इन तीनों में ये अंतर, ये तालव्य स कहलाता है, ये मूर्धन्य स कहलाता है और ये दंत्य स कहलाता है। आप देखोगे तो इनका हमेशा ये ध्यान रखना है, ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये दंत्य स है। किसी भी तरह से आपको ये उच्चारण करना है तो ये ध्यान रखना है, इन तीनों स के अलग अलग नाम हैं। ये तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स होता है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो और इनको अच्छे से सुनना है और आपको प्रत्येक वर्ण जो है इन उच्चारण स्थानों की सहायता से उच्चारित करना है, तभी आपको ये वर्ण सही उच्चारित करना आएंगे और ये आपको आगे ग्रामर के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।